गुड आफ्टरनून दोस्तों, हमारी जो करंट अफेयर्स की रोज़ एक क्लास होती है, उसी क्लास का एक नया सेगमेंट लेकर मैं आप सबके सामने उपस्थित हूं। दोस्तों, अगर अभी भी आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही इस वीडियो को आप लाइक करेंगे और जितना हो सके आप इसको अभी अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए, जिससे कि उन सभी को करंट अफेयर्स की क्लासेस का लाभ हो सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 के साथ। पहला प्रश्न आपके सामने है, जियो मीट ऐप किसने लॉन्च किया है? रिसेंटली एक नया ऐप लॉन्च हुआ है, नाम है उसका जियो मीट। क्या नाम है? जियो मीट। तो ये ऐप किसने लॉन्च किया है? तो बताइए आप। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, रिलायंस ग्रुप के, रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस इंफोटेक, रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से आप बताइए मुझे कि चारों में से किसने इसे लॉन्च किया है। देखिए, आप अभी रिसेंटली देख रहे थे कि गूगल प्ले स्टोर पर कई सारे मीटिंग ऐप मतलब जिसमें एक साथ कई लोग मिलकर के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा मीटिंग कर रहे थे। तो ऐसे ऐप चल रहे थे काफी सारे, जैसे आपका जूम ऐप हुआ, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ऐप हुआ, सिस्को वेबएक्स ऐप हुआ, या गूगल मीट जैसे ऐप हुए। तो ये काफी सारे ऐप चल रहे थे। अब अभी रिसेंटली आपने प्रधानमंत्री जी का एक संबोधन सुना होगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ना होगा। तो उसी आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ने के लिए अभी एक अपने देश का देशी ऐप है, ये भारतीय ऐप है, स्वदेशी ऐप है। तो ये ऐप बनाया गया है, इसमें भी 100 प्रतिभागी एक साथ क्या कर सकते हैं? मीटिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्तों? मीटिंग कर सकते हैं। और इसमें भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा दी गई है। क्या दी गई है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा। इसीलिए इसको आत्मनिर्भर भारत के तर्ज पर क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। अब इसको लॉन्च किसने किया है? तो आपका जियो किस इंडस्ट्रीज का है? रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो कि मुकेश अंबानी का स्वयं का एक उद्यम है, उपक्रम है रिलायंस इंडस्ट्रीज। उसी ने क्या है? ये ऐप जियो मीट लॉन्च किया है। दोस्तों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, प्रश्न आपके सामने है, दूरसंचार उद्योग निकाय COAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? देखिए, प्रश्न आपसे कह रहा है कि दूरसंचार उद्योग निकाय एक बॉडी है, उसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, रविंद्र ठक्कर हैं, PK मित्तल हैं, अजय पुरी हैं, या इनमें से कोई नहीं है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, आप मुझे बताइए। अभी देखिए, जो आपके प्राइवेट कंपनीज होते हैं जो कि टेलीकॉम सेक्टर से जुड़े हैं, उन्हीं की क्या है? एक बॉडी है दूरसंचार उद्योग निकाय। तो इसी के क्या है? अभी नए अध्यक्ष चुने गए हैं। तो कौन चुना गया है वो आप मुझे बताइए। देखिए, पहला ऑप्शन आपके सामने है रविंद्र टक्कर। अब रविंद्र टक्कर जो थे ना, वो क्या थे? इसके पिछले अध्यक्ष थे, मतलब इन्हीं के बाद जो नए अध्यक्ष चुने गए उनका नाम आप मुझे बताएंगे। अब रविंद्र टक्कर जो हैं, ये वर्तमान में क्या थे? ये CEO भी थे और अभी भी हैं, लेकिन अध्यक्ष पद से अब ये हट गए हैं। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है PK मित्तल। PK मित्तल साहब को क्या बनाया गया है? वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है, उपाध्यक्ष बनाया गया है। और ये किससे संबंधित है? ये आपका जो दूरसंचार के क्षेत्र में जियो है ना, उसी से संबंधित है PK मित्तल साहब। तीसरा ऑप्शन है अजय पुरी, और अजय पुरी को ही क्या बनाया गया है? COAI का चेयरमैन बनाया गया है। क्या बनाया गया है दोस्तों? COAI का चेयरमैन। अब ये जो अजय पुरी साहब हैं, ये भारती एयरटेल, किसके? भारती एयरटेल के क्या हैं? प्रमुख हैं। जो आपके भारतीय एयरटेल है, कंपनी एयरटेल जिसको आप बोलते हो, उसमें क्या है? ये उसमें प्रमुख के रूप में कार्यरत है। अब भारतीय एयरटेल जो थी, इसका मुख्यालय, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे है? आपके नई दिल्ली में। कहां पे है दोस्तों? नई दिल्ली में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 में, 1995 में, भारतीय एयरटेल। तो दोस्तों, आंसर क्या हो जाएगा इसमें? अजय पुरी। अगला प्रश्न होगा आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न आपके सामने है कि एक हेल्पलाइन सेवा शुरू की गई है जिसका नाम है आसपास। क्या है? आसपास। एक नई हेल्पलाइन सेवा बनी है, नाम है उसका आसपास। तो ये किसने लॉन्च की है? किसने ये शुरू की है? तो देखिए दोस्तों, अभी रिसेंटली क्या हो रहा था, इन चारों, ये जो आपके सामने ऑप्शंस है 3 डिस्ट्रिक्ट्स का, इनमें से क्या है? एक राज्य में
सुसाइड के केस क्या है, बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे। ठीक है, अब मैं आपको उसका नाम लेता हूं कि मध्य प्रदेश राज्य में क्या हो रहा था, सुसाइड के केसेस ज्यादा बढ़ रहे थे। अब इन्हें कंट्रोल करने के लिए, मतलब कि अगर कोई आदमी परेशान है, देखिए सुशांत सिंह राजपूत साहब की रिसेंटली सुसाइड करने के कारण क्या हुई है, मौत हुई है। तो उनकी ही वजह से बहुत से लोगों को पता चला है कि डिप्रेशन भी इतना ज्यादा हावी हो चुका है कि लोग आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए हैं। तो उसी के कारण जो आपकी मध्य प्रदेश पुलिस है, कौन सी, मध्य प्रदेश पुलिस है, उसी ने क्या शुरू किया, एक आसपास हेल्पलाइन, ताकि सुसाइड कंट्रोल हो सके। अगर आप पुलिस के पास जाके हेल्प मांगेंगे तो वो आपको हर तरीके से बहुत ही विनम्र व्यवहार के साथ हेल्प करने की कोशिश करेंगे। शुरू किसने किया है, मध्य प्रदेश सरकार ने। तो मध्य प्रदेश के जो सीएम है वो तो कौन है, शिवराज सिंह चौहान। एमपी के सीएम कौन है, शिवराज सिंह चौहान। और एमपी का जो गवर्नर है, गवर्नर कौन है, गवर्नर है आपके लालजी टंडन। कौन है दोस्तों, लालजी टंडन। और एमपी की जो राजधानी है, कैपिटल है, तो कैपिटल क्या है आपकी, भोपाल। क्या है दोस्तों, भोपाल। तो इस प्रकार आपका आंसर क्या होगा, मध्य प्रदेश सरकार हो जाएगी। अगला प्रश्न होगा आपकी स्क्रीन पे, प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। प्रश्न आपसे कह रहा है, भारत का अपना पहला सोशल मीडिया सुपर एप्लीकेशन कौन सा है, फटाफट बताइए आप मुझे। देखिए सोशल मीडिया सुपर एप्लीकेशन भारत ने आत्मनिर्भर भारत के तहत कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है, तो कौन सा लॉन्च किया है दोस्तों बताइए। देखिए आपके सामने चार ऑप्शन है, फेसबुक है, टेलीग्राम है, एलिमेंट्स है या व्हाट्सएप है। तो आप देख रहे हैं कि फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ये सभी तो ऑलरेडी चल रहे थे। अभी रिसेंटली कौन सा बनाया है, एलिमेंट्स बनाया है। कौन सा बनाया है दोस्तों, एलिमेंट्स बनाया है। अब जो ये एलिमेंट्स है इसको किसने लॉन्च किया है, लॉन्च किया है आपके देश के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, उपराष्ट्रपति हैं, एम वेंकैया नायडू। किसने लॉन्च किया है दोस्तों, वेंकैया नायडू ने। किसको लॉन्च किया है, आपके एलिमेंट्स ऐप को लॉन्च किया है। अब ये क्या है, ये भारत का स्वयं का सोशल मीडिया क्या है, एक ऐप बना है जिसे किन्होंने बनाया है, 1000 से अधिक आईटी स्टूडेंट्स, जो आपको पता है ना आईटीज में, मतलब आईआईटीज में जो पढ़ते हैं, उन्होंने क्या इसको बनाया है। अब ये जो ऐप बनाया है इसमें क्या है, वीडियो और ऑडियो कॉलिंग दोनों की क्या है, सुविधा उपलब्ध है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये किस में है, इसका जो डेटा सर्वर है, क्या है, डेटा सर्वर, ये कहां है, डेटा सर्वर है दोस्तों इसका भारत में स्थित। कहां पे स्थित है, भारत में। और इसको किसने विकसित किया है, तो इसको विकसित किया आपके सुमेरु सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने। किसने किया है, सुमेरु सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। तो आंसर क्या होगा इसमें, आंसर होगा आपका एलिमेंट्स ऐप। क्या होगा, एलिमेंट्स ऐप। अगला प्रश्न होगा, प्रश्न आपके सामने है कि दुनिया में विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत का स्थान कौन सा है। अभी कुछ दिन पहले भी आपको ये प्रश्न करवाया था कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना हो गया है। आज हम देख रहे हैं कि जो विदेशी मुद्रा भंडार हुआ है 500 बिलियन डॉलर से भी अधिक, बिलियन अमेरिकी डॉलर से भी अधिक। यूएस डॉलर जो होता है दुनिया की सबसे हार्ड करेंसी है, तो उससे भी अधिक हो गया है हमारा। तो अब कौन सा स्थान हो गया भारत का दुनिया में, वो आप मुझे बताएं। देखिए 2020 की जो पहली तिमाही थी ना, तब तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना हो गया, 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक। ठीक है, अब आईएमएफ जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, वो बता रहा है आपको कि भारत का स्थान कौन सा हो गया है, 5वां हो गया है विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में। पहला कौन सा है आपका, चाइना। दूसरा कौन सा है, जापान। तीसरा कौन सा है, स्विट्जरलैंड। तीसरा कौन सा है, स्विट्जरलैंड। और अब दुनिया में चौथे पे नंबर पे क्या है, रशिया है। और 5वें पे क्या है आपका, भारत है। तो 5वां सबसे बड़ा भंडार किसका हो गया, भारत का हो गया। अब आईएमएफ जो है उसका मुख्यालय मैंने उस दिन भी बताया था आपको कि वाशिंगटन डीसी में है। और आईएमएफ में सदस्य कितने हैं दोस्तों, 189 सदस्य हैं। तो अगला प्रश्न होगा आपकी स्क्रीन पे,
प्रश्न आपके सामने है कि ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा प्रसारित पहला संस्कृत भाषा का कार्यक्रम कौन सा है। देखिए आपका जो ऑल इंडिया रेडियो है, जो भारत में रेडियो सेवा प्रसारण करता है, उसने एक नया क्या है संस्कृत भाषा का प्रोग्राम शुरू कर दिया है। ये पहली बार हुआ है ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा। तो इसका नाम क्या है, तो आप मुझे बताएंगे। देखिए अब क्या है, रेडियो हर शनिवार को अपने क्या करेगा, एफएम जो उसका न्यूज चैनल होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी 100.1 MHz होती है, उस पर करीब 20 मिनट तक के लिए क्या करेगा, एक कार्यक्रम का प्रसारण करेगा जिसका नाम होगा संस्कृत साप्ताहिक। क्या नाम होगा, संस्कृत साप्ताहिक होगा। अब इस कार्यक्रम में वो पूरे एक हफ्ते की, मतलब हर शनिवार करेगा, तो रविवार से शनिवार तक जो भी एक्टिविटीज होंगी उनका क्या करेगा, प्रसारण करेगा। साथ में कला और संस्कृति के खंड भी इसमें शामिल होंगे। भाषा क्या होगी इसकी भाषा संस्कृत होगी। साथ में बच्चों और युवाओं की आवाज को क्या है, इसमें प्रमुखता दी जाएगी और संस्कृति के बारे में उनके विचार प्रस्तुत किए जाएंगे। तो दोस्तों आंसर क्या होगा आपका इसमें, संस्कृत साप्ताहिक। अगला प्रश्न होगा आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न है, पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान किस सरकार ने शुरू किया है। देखिए पर्यावरण बचाने के लिए नया अभियान शुरू किया है, नाम है उसका पेड़ लगाओ और पर्यावरण बचाओ। तो आप मुझे बताइए कि ये किसने शुरू किया है। तो देखिए ये जो अभियान है, इस अभियान के तहत लगभग कितने पौधे लगाए जाएंगे, 31 लाख पेड़ या पौधे। पेड़ पौधे का मतलब क्या होता है, पौधा थोड़ा ज्यादा छोटा होता है, पेड़ थोड़ा इस साइज का जो एक पेड़ होता है बड़ा सा, वो लगा दिया जाएगा। ठीक है, अब 31 लाख पौधे या पेड़ लगाने का किसने किया है, दिल्ली सरकार ने ये अभियान चलाया है। किसने चलाया दोस्तों, आपकी दिल्ली गवर्नमेंट ने। अब दिल्ली गवर्नमेंट क्यों चला रही है अभियान, ये कह रही है कि हमें हरित आवरण को बढ़ावा देना है, साथ में वायु प्रदूषण में क्या लानी है, कमी लानी है। क्योंकि दिल्ली में आपको पता है कि लॉकडाउन से जस्ट पहले वायु प्रदूषण अपने सर्वोत्तम स्तर तक पहुंच गया था। यदि लॉकडाउन ना होता तो शायद दिल्ली में सांस लेना भी दूभर हो जाता, और कोरोना के कारण अगर लॉकडाउन नहीं होता तो आज जो सर्वाधिक मौतें दिल्ली में ही हुई हैं उनकी संख्या कहीं ज्यादा हो जाती। मौतें तो हुई हैं लेकिन संख्या बहुत ही ज्यादा हो जाती। अब देखिए ये जो अभियान है कब से कब तक चलेगा, ये चलेगा आपके 10 जुलाई से 26 जुलाई के बीच क्या होगा, चलेगा। अभी आने वाले दिनों में 10 जुलाई से 26 जुलाई के बीच ये अभियान चलेगा। अब यहाँ पे आपको दिल्ली के बारे में कुछ जानकारी देना चाहेंगे कि दिल्ली का जो उपराज्यपाल है, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होता है वो कौन है, वो है आपके अनिल बैजल साहब। और दिल्ली के जो पर्यावरण मंत्री हैं वो कौन है, गोपाल राय। और दिल्ली के मुख्यमंत्री को तो आप सभी जानते ही होंगे, रोज सुनते हैं ना अपने मोबाइल पर फोन आता है, हेलो मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूं। तो दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली सरकार। अगला प्रश्न होगा आपकी स्क्रीन पे, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर एक पुस्तक आई है, किसने लिखी है, फटाफट बताइए आप। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, बताइए आप, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, किसने लिखी है। तो देखिए ये पुस्तक जो है ना, ये बैंकों में जो एनपीए होता है ना, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब बैंक के पास ये पैसे तो हैं लेकिन बैंक ने उधार दे दिए तो अब बैंक के किसी काम के नहीं है, तो इसके मुद्दे पर क्या है ये लिखी गई है। अब देखिए ये लिखी है आरबीआई के एक्स गवर्नर यानी पूर्व गवर्नर कौन, उर्जित पटेल साहब ने। किसने लिखी है, उर्जित पटेल साहब ने। अब उर्जित पटेल साहब ने लिखा है इसमें कि एक तो भारतीय अर्थव्यवस्था भी खराब दौर से गुजर रही है, तो उस समय में भारतीय अर्थव्यवस्था को भारतीय बैंकों को खराब स्थिति से उबारने के लिए और रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में आपकी क्या जिम्मेदारियां, क्या शक्तियां और क्या कार्य हैं, उनके बारे में इस पुस्तक में उन्होंने लिखा है। अब इस पुस्तक का जो प्रकाशन है, जो पब्लिकेशन है, वो किसने किया है, हार्पर कॉलिंस इंडिया। किसने किया है दोस्तों, हार्पर कॉलिंस इंडिया ने। ये क्या है, पब्लिकेशन है इस पुस्तक का, यानी इसको पब्लिश इसने किया है, हार्पर कॉलिंस
इंडिया ने। तो आंसर क्या होगा आपका? उर्जित पटेल हो जाएगा। अगला प्रश्न होगा आपकी स्क्रीन पे, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ कौन है? देखिए बैंक के सीईओ, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन क्यों बना दिया, कैसे बना दिया? तो रिसेंटली जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ हैं राजकिरण राय, इनका क्या है 2 साल के लिए कार्यभार, पदभार, इनका जो समय है 2 साल के लिए क्या है बढ़ा दिया गया है। किसने बढ़ाया है? रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। क्यों बढ़ाया है? क्योंकि अभी क्या है, देखिए परिस्थितियां हर बैंक, हर अर्थव्यवस्था के लिए भी खराब चल रही हैं। तो जो आदमी पहले से कार्य कर रहे हैं उन्हीं से कहा है कि आप ही पुराने समय में करते रहे हैं, तो नए समय में किसी नए व्यक्ति को नई चुनौतियों का सामना ना करना पड़े, इसीलिए उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। ये कौन है? ये यूबीआई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ हैं राजकिरण राय। 2017 से ये इस पद पर बने हुए हैं और 31 मई 2022 तक इस पद पर बने रहेंगे। अब आपके यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का जो हेड क्वार्टर है, यूबीआई का हेड क्वार्टर, वो कहां पे है? मुंबई में। कहां पे है दोस्तों? मुंबई में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी इसकी 1919 में। कब हुई थी? 1919 में। अगला प्रश्न होगा आपकी स्क्रीन पे, प्रश्न आपके सामने दोस्तों, ई कचरा उत्पादक देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? देखिए एक कचरा होता है जिसको बोलते हैं ई कचरा। कचरा ये आपका पॉलीथीन, गंदगी, ये भी कचरा होता है। इसके अलावा ई कचरा भी होता है और एक अंतरिक्ष में भी कचरा होता है, स्पेस वेस्ट बोलते हैं उसको। तो ई वेस्ट होते हैं, क्या होते हैं? ये होते हैं जो आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं। जैसे मान लीजिए आपका फोन होगा, तो फोन की अगर बैटरी खराब हो गई है तो आप उसको क्या फेंक देते हो, तो वो क्या होता है? वो ई कचरा हो जाता है। तो ई कचरा क्या है? जो व्यर्थ का इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो सब क्या है? ई कचरा है। आपका फोन खराब हो गया, आपने फोन फेंक दिया, तो वो भी क्या हो गया? ई कचरा हो गया। तो दुनिया में भारत क्या है? ई कचरे के मामले में तीसरे नंबर पे है। किस पे है? तीसरे नंबर पे। दुनिया के 2 सबसे बड़े देश कौन से हैं ई कचरा के मामले में? पहले नंबर पे दुनिया की वायरस फैक्ट्री आपका चाइना है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग में भी क्या है? पहले नंबर पे ही है। और दूसरा कौन है? दुनिया का सबसे विकसित देश अमेरिका। दूसरे नंबर पे कौन है? सबसे विकसित देश अमेरिका। और तीसरे में हम भारत। लेकिन अगर प्रति व्यक्ति सर्वाधिक कचरे की अगर बात की जाए तो वो कहां पे है? आपके यूरोप में है। कहां पे है दोस्तों? यूरोप में है। तो यहां पे तो क्या हो जाएगा आंसर आपके सामने कि भारत तीसरे नंबर का क्या है? देश है। कितने नंबर का देश है? तीसरे नंबर का देश है। तो दोस्तों करंट अफेयर्स के इस सेगमेंट में इतना ही था। आपने इसे लाइक कर दिया होगा, नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, इसे शेयर कीजिए, हमारे चैनल करियर मेकिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आपको पीडीएफ का जो लिंक है वो रोज की तरह डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।